Hello students, how are you? This is my first video for the dissolution chapter. So take a screenshot. It's a long question of the 8 marks where I have prepared all necessary ledger accounts and I have also done the journal entry. Okay, so now let's zoom the view so that we can see the question in a better way. Alright, hope this much you can see. Right, so now let's read the question. The question says that the balance sheet of Diya and Riya, it is given on the 31st March 2016, and in the balance sheet we are given sundry creditors of 60,000, Riya's loan we are given 15,000, general reserve we are given 15,000, investment fluctuation reserve we are given 2,000, capital of Riya and Diya is also given, and cash debtors, from the debtors we have to deduct the provision for bad debt, stock, investments, plant and machinery, Diya's loan. Okay, so students, in the chapter of the dissolution we are going to close the business, we are going to close the firm. So we are going to close all the assets account. So the step number 1 will be that we will prepare the realization account. In the realization account, the step 1 will be close all the assets account from the balance sheet and transfer their balances to the realization account. So see the assets, we have to follow certain rules in that. When we close all the assets account, we will not close the cash account, bank account. Okay, also we will not transfer, we will not deduct provision for bad debt from the debtors, ये भी माइनस नहीं करेंगे. तीसरी चीज़, असेट साइड में ही हमारे जो बैलेंस शीट के 7 आइटम्स की मैं बिगनिंग से बात कर रही हूँ पार्टनरशिप चैप्टर में, असेट साइड में हमारे 3 अकाउंट होते हैं. ओल्ड गुडविल होता है और हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता है और एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंसेस होता है. तो जो एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस है वो हमारा एक खर्चा है और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस वो हमारी एक्यूमुलेटेड लॉस है. तो ये दोनों अकाउंट का तो सेम ट्रीटमेंट होगा, क्या कि इनको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. और गुडविल का क्या होगा, गुडविल अगर यहाँ दी हुई है तो उसको बाकी की असेट्स के साथ क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें सारी असेट्स के अकाउंट को क्लोज करना है, कैश और बैंक को छोड़ के, प्रोविज़न फॉर बैड डेट को भी माइनस नहीं करना, और हमें एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस उनको भी ट्रांसफ़र नहीं करना, लेकिन गुडविल को करना है. ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर देखिए हमने जो है, जब असेट्स के अकाउंट क्लोज होते हैं तो असेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और रीवैल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. तो रीवैल्यूशन के डेबिट में देखिए टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, ये 4 असेट्स जो है यहाँ से हमने ट्रांसफ़र करके डाल दिए हैं. ये स्टेप 1 है. स्टेप 2 होता है कि अब हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ अकाउंट क्लोज करने होते हैं. एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ ऐसे होते हैं जैसे कि बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बिल्स पेबल है, ईपीएफ. तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं. कभी कभी पार्टनर भी अपनी फर्म को लोन देते हैं तो वो इंटरनल लायबिलिटी है, और पार्टनर्स लोन की पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले करनी होती है. तो ये इंटरनल लायबिलिटीज़ क्लोज होकर ट्रांसफ़र होकर नहीं आएंगी, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्लोज करना है. तो यहाँ से क्या क्या क्लोज होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रियाज लोन. रिया का लोन जो है इंटरनल लायबिलिटी है तो ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा. और दूसरा जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट छोड़ा हुआ था उसको माइनस नहीं किया था ना डेटर्स में से, क्योंकि वो लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है. तो ये दोनों अकाउंट को यहाँ डाला, प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये 2 चीज़ें डाली. अच्छा, अब जो हमारे 7 आइटम होते हैं, 7 आइटम में से 4 आइटम यहाँ पर भी होते हैं. कौन कौन से, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो जो हमारा जनरल रिजर्व होता है और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होता है,
ये यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इनका पुराने वाला ट्रीटमेंट ही होता है। पुराना क्या था कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, जो WCR होता है, WCR के अगेंस्ट अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में। तो 3 का सेम ट्रीटमेंट हुआ। चौथा बचा IFR, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो IFR दिया हुआ है और यहाँ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो IFR जो है हमेशा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ इसका ये एक डिफरेंट पॉइंट है। तो इन्वेस्टमेंट बाकी की लाइबिलिटीज़ के साथ यहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखिए लाइबिलिटी साइड से बैलेंस शीट के 3 आइटम आए, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रूल ये है कि असेट से रिलेटेड जो भी कोई भी रिजर्व बनाया है तो वो रिजर्व भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा और वो असेट भी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ आ चुकी है और IFR भी यहाँ आ चुका है। ठीक है, जो मेरा एक वीडियो काफ़ी पहले लास्ट ईयर रिकॉर्डेड है, उसके अंदर ये सारे रूल्स मैंने बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। तो बार बार हर वीडियो में इन्हें एक्सप्लेन करूँगी तो धीरे धीरे आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो 2 स्टेप हो गए। स्टेप 1 हमने सारी असेट्स क्लोज की, असेट्स क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन डेबिट, और हमने सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी और रिजर्व IFR क्लोज किया तो वो डेबिट हुए और रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। अब हमारा स्टेप 3 फॉलो करने के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए वो करना है। करना ये होता है कि जो असेट्स हमने यहाँ पे जो क्लोज की हैं, अब इन असेट्स को या तो हम मार्केट में बेचेंगे या उनको पार्टनर ले लेगा, और इसी तरीके से ये जो लायबिलिटीज़ है इनकी पेमेंट या तो फर्म करेगी यहाँ ऑपोजिट साइड में या फिर पार्टनर उसको लेगा। तो असेट्स को बेचना या पार्टनर लेंगे यहाँ क्रेडिट में, लायबिलिटीज़ की पेमेंट या करें या उनको पार्टनर ले वो इधर इस साइड में, तो ऑपोजिट साइड में चलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्वेश्चन का क्या कहता है, फर्म वाज डिसॉल्व ऑन अबव डेट एंड द असेट्स एंड लायबिलिटीज दे वर सेटल्ड एज फॉलोज, द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ by giving them plant and machinery at a discount of 10% and the balance in cash। ओके, तो जो क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखे हमारे 60,000 के क्रेडिटर्स थे, उनको हमने जो है प्लांट एंड मशीनरी दे दिया उनके सेटलमेंट के लिए। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 39,000 का है, लेकिन उनको 39,000 का नहीं दिया, उसके ऊपर पहले 10% डिस्काउंट काटा गया है। तो 39,000 में से 10% 3,900 जब हम डिडक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 35,100 बचेगा। तो यानी कि 35,100 के इक्विवेलेंट क्रेडिटर्स सेटल हो जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू, और जो बाकी का बचेगा वो हमें कैश देना होगा। तो देखिए यहाँ पर लायबिलिटीज़ यहाँ है तो इनका सेटलमेंट यहाँ हुआ। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा है यहाँ पे टू कैश 60,000 में से था ना, 60,000 में 35,100 माइनस किया तो कितना बचा, 24,900 के क्रेडिटर बचे थे, उनकी हमने कैश पेमेंट कर दी। 35,100 जो था उसको कीमत का हमने उन्हें प्लांट एंड मशीनरी दे दिया। अब आप एक बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनका सेटलमेंट इस साइड करेंगे, या तो उनको कैश देते हैं टू कैश, या पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो लायबिलिटी वाले को हम अपनी कोई असेट दे देते हैं, तो इस तीसरी पॉसिबिलिटी की यहाँ एंट्री नहीं करते हैं। तो जो हमने से प्लांट एंड मशीनरी दिया है 39,000 में से 10% माइनस करके यानी कि 35,100 का दिया है, देखो उसकी कोई एंट्री यहाँ नहीं की है। तो अगर हम किसी असेट को दे देते हैं लायबिलिटी सेटलमेंट के लिए तो वो एंट्री यहाँ नहीं होगी, लेकिन हमें समझना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमने फिर 24,900 अमाउंट निकाला। ओके, तो अब मैं फिर से बता देती हूँ आपको, क्रेडिटर्स 60,000 के हैं, ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर इधर क्रेडिटर्स, और यहाँ लिखा हुआ है दे वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। प्लांट एंड मशीनरी उन्हें 10% डिस्काउंट पे दे दिया। प्लांट एंड मशीनरी 39,000 का है, इसका 10% हुआ 3,900, तो 3,900 को इसमें से माइनस करोगे तो आपका आएगा 35,100। तो यानी कि 35,100 की कीमत का प्लांट एंड मशीनरी उसको दे दिया, लेकिन उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, 35,100 की एंट्री नहीं होगी। लेकिन 60,000 में से 35,100 जब माइनस किया तो बाकी के कितने क्रेडिटर बचे, 24,900, उनकी कैश पेमेंट हमने कर दी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। सेकेंड पॉइंट है रियाज लोन वॉज पेड
विद इंटरेस्ट ऑफ ₹500। यहाँ पे ये रिया का लोन था, तो रिया का लोन अकाउंट अलग बनेगा। पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट अलग से बनते हैं, ठीक है। तो रिया के लोन अकाउंट की लेकिन 15,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन साथ में उसको इंटरेस्ट भी दिया है, तो कोई भी इस तरीके का खर्चा रीवैल्यूएशन में आएगा। तो यहाँ रीवैल्यूएशन में हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन 500। ओके, एक एंट्री तो इसकी यहाँ पर आ गई, और दूसरा हमने यहाँ पे रिया का लोन अकाउंट अलग से बनाना होता है, ये बनाया हुआ है। रिया के लोन अकाउंट के अंदर पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 यहाँ पर दिया हुआ था ये रिया का, और यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर दिया 500। तो अब उसको हमने टोटल कितनी पेमेंट की, 15,500 टू कैश अकाउंट 15,500। लो जी, साइड बाय साइड आपका रिया का लोन अकाउंट भी आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, डेटर्स रेज्ड 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। तो डेटर्स से हमने, क्योंकि हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, उनसे पेमेंट कलेक्ट करनी है, तो डेटर्स से हमने कितनी पेमेंट कलेक्ट की, 10% लेस। जितना भी उन्होंने हमको देना था उसका 10% लेस दिया है उन्होंने हमें, ठीक है। तो डेटर्स ने हमको देना था यहाँ पर 42,000, तो इस 42,000 में से 4,200 माइनस करेंगे तो 37,800। तो यानी कि डेटर्स से हमने कितना रिसीव किया, यहाँ लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में 37,100। असेट्स को यहाँ पे क्लोज किया था ना, तो अब असेट्स को बेचने के बाद पेमेंट इस साइड में आएगी, तो क्या लिखा, बाय कैश लिखा, और इंटरनली हम शो कर रहे हैं भाई किस किस असेट का पैसा आया। तो सबसे पहले लिखा डेटर, डेटर का कितना आया 37,800, 42,000 में से 10% माइनस करके 37,800 आया, ठीक है। तो अभी बाकी का फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, डेटर्स रेज 10% लेस of the amount due from them। फोर्थ पॉइंट है, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000, ये अलग होएगी नीचे। इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी ऊपर 18,000 की है, इन्वेस्टमेंट को रियलाइज किया, यानी कि इनसे कितना पैसा आया, 80% आया, तो 18,000 का 80% हुआ 14,400। तो ये दोनों की कंबाइन एंट्री हो गई। डेटर से आया 37,800 और इन्वेस्टमेंट्स का मिला 14,400। तो बाई कैश कितना पैसा आया फॉर्म में, 52,200 आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक फोर्थ पॉइंट छोड़ दिया था अभी, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जिस तरीके से लाइबिलिटीज का सेटलमेंट या तो पैसे के थ्रू होता है, टू कैश या टू बैंक, या पार्टनर ले लेता है उसको, या उसको हम कोई असेट दे देते हैं, 3 तरीके होते हैं। इसी तरीके से असेट्स के लिए भी या तो उन्हें मार्केट में बेच दो, कैश या बैंक चेक मिल जाएगा, या पार्टनर ले ले वो असेट, 2 ऑप्शन हो गई। अगर मार्केट में बेचा तो बाय कैश या बाय बैंक, और पार्टनर ने लिया तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीसरी ऑप्शन वही है कि उस असेट को हमने लायबिलिटी सेटलमेंट के लिए यूज कर लिया, तो वो एंट्री यहाँ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो अभी फोर्थ पॉइंट मैंने छोड़ा था, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000, तो स्टॉक की हमारी जो वैल्यू पर 12,000 दी हुई है, और इसको सिर्फ 7,000 की वैल्यू पर रिया ने ले लिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय रियाज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया भाई स्टॉक लिया है उसने, 7,000 लिख दिया। ओके, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ भी हो चुका है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹600 देवर पेड बाय दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इमीडिएट लायबिलिटी तो फर्म की होती है, फर्म को पे करना चाहिए। अगर फर्म पे करेगी, फर्म का पैसा जाएगा, तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश यहाँ आना चाहिए। लेकिन अगर वही असेट्स की तरीके से एक्सपेंसेस की भी हमारी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक्सपेंसेस की पेमेंट फर्म करे तो हम या टू कैश और टू बैंक लिख सकते हैं। अगर पार्टनर उसकी पेमेंट करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा, और उसको अगर हम कोई असेट देंगे तो वो भी एक एंट्री अलग से होती है। तो यहाँ पर ये जो खर्चा है दिया ने पे किया है, तो यहाँ मैंने लिखा इधर टू दियाज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया एक्सपेंसेस 600। ये खर्चे दिया ने पे किए, तो हमने दिया को यहाँ पे क्रेडिट दिया 600। तो हमारा पॉइंट हो गया, 6th पॉइंट भी हो गया। 7th पॉइंट सीधा कह रहा है बस ड्रॉ द रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो हमने अपना देखा, हमारा पूरा अकाउंट हमारा रेडी है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 एंट्री फर्स्ट स्टेप थी, असेट्स को क्लोज किया। यहाँ पर 1 2 3 ये 3 असेट्स को हमने क्लोज किया, ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप फिर हमारा ये था जिसमें हमने अपनी असेट्स को, जो असेट्स कैश के थ्रू बेची है, बाय कैश डेटर इन्वेस्टमेंट। थर्ड स्टेप पार्शली है, पार्शली यहाँ पर है कि एक असेट जो है रिया ने ले ली, तो ये दोनों एंट्री मिलके थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने क्रेडिटर की कैश पेमेंट की है,
ठीक है, और ये फोर्थ स्टेप है, और ये इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन और दियाज एक्सपेंसेस ये हमारा सिक्स स्टेप है। बाई चांस इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी आ गया तो ये फॉर्म का खर्चा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई मैंने लाइबिलिटी साइड में प्रोविज़न फॉर बैड डेट ट्रांसफ़र किया था, IFR ट्रांसफ़र किया था, तो ये भी तो लाइबिलिटी थी क्रेडिटर की तरह, तो इनकी पेमेंट यहाँ पे क्यों नहीं की है, क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी है। स्टूडेंट्स तो मैं आपको बता दूँ, प्रोविज़न या रिजर्व ये कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, ये हमने अपने प्रॉफिट्स में से ही क्रिएट किया हुआ है, तो हमारी कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिया का लोन अकाउंट असेट साइड में आ रहा है, पार्टनर का लोन अकाउंट असेट साइड में आ रहा है, यानी कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है। अब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, इसका सेटलमेंट उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो दिया का छोटा सा लोन अकाउंट बनाया यहाँ, और ये उसके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया दिया के कैपिटल अकाउंट में, बाय दियाज कैपिटल अकाउंट 2000। ओके, तो अभी हमें समझना है बहुत ही जल्दी इसके कैपिटल अकाउंट समझना है, फिर कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखिए, दो पार्टनर है रिया और दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इनके बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 दिया ने पे किए थे, ये जो एंट्री यहाँ क्रेडिट में आई है दिया के, ये रियलाइजेशन के डेबिट में आई हुई है, और ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओल्ड रेशो में, हाँ बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ओल्ड रेशो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उसको इक्वल लिया गया है। ये दिया का लोन अकाउंट ट्रांसफ़र होकर आया है, अभी अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। ये टू रियलाइजेशन स्टॉक, ये रिया ने स्टॉक ले लिया था, ये एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में है, वहाँ से यहाँ आई है। टू रियलाइजेशन लॉस, ये दोनों पार्टनर को लॉस हुआ है, इक्वल PSR मेंशन नहीं है तो उसको इक्वल लिया गया है, तो देखो लॉस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फिर जैसे अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस किया है, क्रेडिट टोटल में से डेबिट माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर रिया की आ रही है 25,600 और दिया की आ रही है 11,200, तो इन दोनों को टू कैश करके फाइनल पेमेंट कर दिया, टू कैश, दिस इज वी हैव मेड द फाइनल पेमेंट। अब हमें कैश अकाउंट देखना है, ठीक है। कैश अकाउंट के अंदर जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है 25,000। दूसरा, ये फॉर्म के अंदर पैसा आया है टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,200, ये वाली पोस्टिंग हम रियलाइजेशन अकाउंट से ऊपर यहाँ नीचे लाए हैं, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में है, वहाँ से हमने यहाँ लिखा है। अब क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,900, ये हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 24,900, ये वाली पोस्टिंग रियलाइजेशन के डेबिट से ऊपर नीचे आई है, ठीक है। बाय रियाज लोन अकाउंट, ये रिया के लोन अकाउंट के हमने पेमेंट की है, यहाँ पे ये रिया के लोन अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। इसके बाद ये हमने दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट कर दी, बाय रियाज कैपिटल बाय दियाज कैपिटल, ये क्रेडिट साइड में पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट में लिखा है, जो यहाँ डेबिट है वो क्रेडिट है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया है इसकी, क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो आप इसकी जर्नल एंट्री भी ईजिली अपने आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। I need not to explain them. I will explain the journal entry in the next video when we get a more time. I hope you would have understood. See this video again and again and learn the journal entry on your own. They are very easy. Thank you very much. फिर मिलेंगे.